अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSC स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हम लोग स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल का मतलब ये है कि आप लोगों ने फ्यूचर डायरेक्शन में काम क्या करना है, कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती है या अगर आपको सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर लेता है तो उसके सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसकी लैब में काम क्या करना है, आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी बतानी है, अपनी थिंकिंग बतानी होती है, आप लोगों ने काम करना क्या होगा। ये जितना कुछ भी होता है आप लोगों ने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर बताना होता है। लेकिन रिसर्च प्रपोज़ल के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आप लोगों का आइडिया भी अच्छा होता है, आप लोगों को ये भी पता होता है कि हमने फ्यूचर में ये काम करना है, लेकिन आप लोगों की जो वर्डिंग होती है, आप लोगों के जो स्टेप्स होते हैं वो जब आपके क्लियर नहीं होते तो आप लोगों का रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई गई है कि आप लोगों को वो तमाम स्टेप्स बताए जा सकें ताकि आप लोग एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बना सको। रिसर्च प्रपोजल पे जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है वो है टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब ये है कि रिसर्च प्रपोजल को एक इम्प्रेसिव शो करने के लिए आपने कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है और आप लोगों ने इस टाइटल के अंदर ऐसे यूनिक वर्ड्स यूज़ करने हैं कि जो आप लोगों के फ्यूचर डायरेक्शन को या ओवरऑल पेपर जो है आपका या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको कुछ लाइन्स के अंदर या कुछ वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सके। तो आप लोगों का टाइटल सबसे पहला स्टेप होता है जो आपके बुक को शो कर रहा होता है कि आपके इस बुक में होने क्या वाला है। अगर आप लोगों की बुक का टाइटल अच्छा नहीं है, अगर आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल का टाइटल अच्छा नहीं है, तो अंदर आपने जितनी भी मेहनत की हो, आपने जितनी भी अचीवमेंट अपनी उसमें आपने लिखने की कोशिश की है वो आप लोगों के लिए मीनिंगलेस होगी। क्यों? कि आप लोगों का टाइटल अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर घर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसके मटीरियल्स की बाद में बात की जाएगी, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आपका मटेरियल भी वो यूज़लेस होगा। इसीलिए आप लोगों को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप लोग टाइटल लिखो वो अच्छे वर्ड्स पे लिखो और टाइटल्स कभी भी आप लोगों के पास एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके टाइटल को बहुत लाइन्स में ले जाते हैं, तो आप लोगों का जो मैक्सिमम जो टाइटल है उसमें कुछ नंबर ऑफ़ वर्ड्स होने चाहिए। उन वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने डिस्क्राइब करना होता है। मैक्सिमम जो है आप लोगों का जो टाइटल है वो 7 to 10 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग लेंथी टाइटल बनाओगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स ऐड करोगे वो आपका पैराग्राफ बनेगा, वो आपका टाइटल नहीं रहेगा। तो टाइटल हमेशा आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। जैसे आप लोगों का मैप है, अब मैप के अंदर घर नहीं बना होता, लेकिन इस मैप के अंदर प्रॉपर स्टेप्स लिखे होते हैं कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इसी तरह आप लोगों ने टाइटल के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं कि आप लोगों का पूरे पेपर की जो परफॉर्मेंस है या पूरा रिसर्च प्रपोजल जो वो आपके कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन हो सके। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप्स आ जाता है वो आता है इंट्रोडक्शन। हम लोग जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसमें हम कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इसलिए हम उसमें नहीं लिख रहे होते क्योंकि हम लोगों ने उसमें रिजल्ट्स अचीव नहीं किए होते हैं। हम लोगों ने रिजल्ट अचीवमेंट जितनी भी होती है वो फ्यूचर डायरेक्शन में करनी होती है, इसलिए हम लोग कभी भी रिसर्च प्रपोजल में अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं। अब हमारे पास जब नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप बताते हो कि आप लोगों का टॉपिक क्या है, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताते हो। लेट्स सपोज आप लोग ABC टॉपिक है उस पर काम करना चाह रहे हो। अब इस ABC टॉपिक के बारे में जो आपका आइडिया होगा वो हो सकता है वो डिफरेंट हो जो इंटरनेट पर डाटा अवेलेबल हो। लेट्स सपोज एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ साल्टिंग। अगर मैं साल्टिंग की बात करूँ तो मेरा जो मैकेनिज़्म होगा हो सकता है वो डिफरेंट हो, जो इंटरनेट पर हमें जो रिसोर्सेज मिले वो डिफरेंट हो। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक को खुद इंट्रोड्यूस करते हो, आप बताते हो कि ये टॉपिक क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप लोगों ने टॉपिक अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा होगा तो आप लोगों के बाकी स्टेप्स भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों ने टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा लिखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन के अंदर सब पार्ट आप लोगों ने बनाना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट्स सपोज आप लोगों ने अगर इसको बनाया है पॉइंट 1 तो ये आपका हो जाएगा 1.1 और रिसर्च ऑब्जेक्टिव इसी का 1.2 आ जाएगा। क्या मतलब होगा इस बात का कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको आप कोशिश करें कि 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बात करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब मैंने काम करना है साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी पे काम करने से पहले मुझे पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी किसके साथ लिंक हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में,
उसके बारे बाद में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसके अटैक्स के बारे में। अब मैंने काम क्या करना था इसकी सिक्योरिटी पे, अटैक की सिक्योरिटी पे, लेकिन अटैक की सिक्योरिटी पर काम करने से पहले मैंने इस अटैक की सिक्योरिटी को लिंक किया साइबर के साथ, साइबर को लिंक किया मैंने क्लाउड के साथ, और क्लाउड को मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने जब इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताया है, तो ये मेरा सारा जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा कि मैंने स्टार्ट में क्लाउड लिखा, क्लाउड को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फिर मैंने बताया अटैक्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, और इसके अंदर बताऊँगा कि ये अटैक्स हो रहे हैं और मैं इन अटैक्स का ये सोल्यूशन देना चाहता हूँ। ये आपके पास आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, आप बताते हो कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी सोच क्या है, आप लोगों ने फ्यूचर में सोचा हुआ क्या अपने काम के लिए, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ अपने टॉपिक को लिंक करोगे। अगर लेट्स सपोज आप लोग इंट्रोडक्शन के साथ अपने टॉपिक को लिंक नहीं करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आप लोगों का इंट्रोडक्शन अलग है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है, तो आप लोगों का जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप लोगों के पास लेट्स सपोज ये मेरा एक मैन टॉपिक है, ठीक है। अब इस मैन टॉपिक के साथ मैंने इससे पहले वाली ब्रांचेस को थोड़ा सा लिंक करना है, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा, इसके बाद मैंने इसे गैप्स फाइंड किए और इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। जब ये काम मैं ऐसे करूँगा तो आप लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा कि आप लोग बता रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हम आए, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर आए और यहाँ से हमने गैप्स निकाले हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसके पास नॉलेज इस लेवल का है कि ये प्रीवियस स्टडी से लेके अब तक की स्टडी को भी डिस्क्राइब कर रहा है कुछ वर्ड्स के अंदर और उसकी प्रॉब्लम भी बता रहा है। उसके बाद आप लोग बताते हो इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताते हो कि इस काम का फ़ायदा क्या होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर तो आपने बता दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोग ये बताते हो कि इसका मकसद क्या है, अगर आप ये काम करना चाह रहे हो कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी नोवेल्टी क्या होगी, अगर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखने, इसके अंदर आप 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लिख दो, बस इससे ज़्यादा आप लोगों ने काम नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है मेथडोलॉजी के अंदर। अब मेथडोलॉजी में क्या होता है, मेथडोलॉजी के अंदर आप लोग बताओगे कि आप लोगों ने काम करना किस तरह होगा, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू करोगे। मैं एक एग्जांपल दूं तो देखें, मैंने एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल के लिए मैंने स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, फिर स्टेप 3 किया, स्टेप 4 किया। ये मेरी मेथडोलॉजी है एक रिसर्च पेपर लिखने की या मेरा रिसर्च प्रपोजल लिखने की। इसी तरह आप लोगों ने मेथडोलॉजी के अंदर प्रॉपर एक डायग्राम बनानी है और उस डायग्राम को एक एक्सप्लेन करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर अगर समझाऊँ तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनती है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बना देता हूँ कि मैंने मेथडोलॉजी कैसे लिखनी है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट बनाऊँगा, ठीक है। फ़्लो चार्ट के अंदर क्या होगा कि मैं बताऊँगा कि मैंने स्टेप 1 में ये काम किया, स्टेप 2 में ये काम किया, स्टेप 3 में ये काम किया या ये काम करना है मैंने, स्टेप 4 आ गया, फिर स्टेप 5, स्टेप 6। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं ये मेरी किस में आ गए हैं, ये मेरी रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आ गए हैं कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो इन स्टेप्स में कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, इस मेथडोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरा ये सेक्शन कौन सा बन गया, 3। अब 3 के अंदर मैं लिखूंगा 3.1, हेडिंग्स मैंने कौन सी यूज़ की है, ये वाली, और इसके अंदर बताऊंगा मेरा ये काम कैसे होगा। फिर मैंने ये वाली टेक्निक ली, इसको मैंने दे दिया 3.2 और ये हेडिंग का नाम आ गया, फिर इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। इस तरह मैंने तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद मेरे पास इस मेथडोलॉजी के बाद नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अगर तो आप लोगों को कोई भी डिपार्टमेंट वाइज अगर आपका काम प्रैक्टिकली है, ठीक है, अगर लेट्स वो केमिस्ट्री या फिजिक्स है, ये प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट होता है। इसके लिए आप लोगों ने बताना है कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को जब सुपरवाइज़र की तरफ से एक्सेप्टेंस मिले तो सुपरवाइज़र को पता हो कि ये रिक्वायर्ड हमारे रिसोर्सेज और हम इनको ये प्रोवाइड करेंगे। स्टेप 6 जो है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टेप 6 उन लोगों के लिए कंपलसरी आ जाएगा जिनका काम टोटल प्रैक्टिकल बेस होगा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। इस तरह का जितना भी काम है वो आप लोगों का थ्योरी बेस नहीं, आपका ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस होता है, तो उसके लिए इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 7। स्टेप 7 आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप लोगों की जो डिग्री है वो होती है मास्टर की 3 साल की और पीएचडी की होती है 4 साल की। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कह देते हैं कि हम 3 साल के अंदर 10 रिसर्च पेपर लिख देंगे, हम 4 साल के अंदर 10 रिसर्च पेपर लिख देंगे। लेकिन जब हम लोग ये प्रपोज टाइम टेबल के अंदर इतना कुछ लिख देते हैं और हम लोग फिर सुपरवाइज़र की एक्सपेक्टेशन पर उतर नहीं पाते हैं, तो एट दी एंड क्या होता है कि हमारी जो डिग्री 4 साल की होती है वो हमारी डिग्री 6 साल में जाती है। क्यों कि हम लोगों ने सुपरवाइज़र को खुद रिसर्च प्रपोजल में लिख के दिया है कि हम ये अचीवमेंट आपको कर देंगे। तो आप लोगों ने इतना काम लिख कर देना है जितना आप लोग ईजीली कर सको। और चाइना में कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी सुपरवाइज़र्स होते हैं
इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो Q1 जर्नल्स की होती है। अगर वो Q1 नहीं है तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी आप लोग Q2 जर्नल्स में आ जाओ। ये आपके कुछ SCI जर्नल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशंस करोगे इतनी आपकी CV की वैल्यू ज़्यादा होगी, इतनी वेटेज आपकी ज़्यादा होगी, और जितना लो लेवल के पेपर पब्लिश करोगे इतनी आपकी वेटेज कम होगी। तो कोशिश करो कि आप लोग मिनिमम से मिनिमम जो है वो 4 से 5 पेपर की रिक्वायरमेंट रखो और अच्छे पेपर्स को पब्लिश करने की कोशिश करो। जितने आपके पेपर अच्छे होंगे इतनी आपकी CV स्ट्रॉन्ग होगी और इतना आप लोगों का फ्रेमवर्क जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर आप लोगों ने 15 पेपर पब्लिश कर लेते हो या आप लोगों का जो रिसर्च डोमेन है उससे आप लोगों ने 15 पेपर लिख लिए हैं, लेकिन वो 15 पेपर जो है वो अच्छे जर्नल्स में नहीं है, तो वो पेपर्स आपके लिए सिर्फ काउंटिंग में होंगे, वो आपके लिए फ्यूचर डायरेक्शन के लिए नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो प्रपोज टाइम टेबल है इसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपर अपना एक माइंड लेवल लिखना है। इसमें आपने बताना है कि आपने पहले साल में कितने पेपर्स लिखोगे, आप दूसरे साल में कितने लिखोगे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कब करना होगा, आपने थ्योरी पर काम कब करना होगा, आइडिया की डेवलपमेंट आपने कब करनी होगी। ये सारा कुछ जितना भी आपके पास आता है ये प्रपोज टाइम टेबल के अंदर आप लोगों ने प्रॉपर स्टेप्स पे लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने एक डायग्राम बनानी है, ये ग्राफ बनाना है, उसके अंदर आप लोगों ने पूरे 4 साल को कवर अप करना है। लेकिन ये जो आप काम करो ये आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप लोगों का जितना भी काम है वो टोटल इस प्रपोज टाइम टेबल पे डिपेंडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोगों ने जितने भी पेपर साइट्स किए होते हैं, लेट्स सपोज मैंने 10 पेपर साइट किए हैं, अब ये जो 10 पेपर मैं साइट कर रहा हूँ वो पेपर आपके पास रेफरेंसेस में आ जाएंगे। मैंने लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन में पेपर 1 साइट किया, पेपर 2 साइट किया, अब लेट्स मैंने ये 15 पेपर्स तक साइट किया। अब ये जो 15 पेपर्स पढ़े मैंने, इन पेपर का जितना भी साइटेशंस आ रही है ये आप लोग रेफरेंसेस में बताओगे कि पेपर 1 का ये डाटा है, पेपर 1 की ये रेफरेंस है, पेपर 2 का ये रेफरेंस है, इस तरह आपने वो तमाम रेफरेंसेस बताने हैं। तो ये हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है कि हम लोगों ने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे स्टेप्स और भी मिलेंगे, आप लोग जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे इतना ज़्यादा आपको डाटा मिलेगा। लेकिन आप लोग रिसर्च प्रपोजल के अंदर टू द पॉइंट बात लिखो, और वो बात लिखो कि जो ईजी भी हो आपके लिए भी और सुपरवाइज़र के लिए भी, क्योंकि आप लोगों का यही रिसर्च प्रपोजल जो है आप लोगों का फ्यूचर दे रहा होता है, और इसको जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाओगे इतना आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स होता जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी मसला आ जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग एक प्रॉपर रिसर्च के लिए, रिसर्च बैकग्राउंड आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप लोगों को रिसर्च एक्टिविटीज़ करवाने के लिए हम प्रॉपर एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को प्रॉपर SCI जर्नल्स के बारे में बताएंगे, हम आपको रिसर्च करना सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आप पब्लिकेशंस कैसे कर सकते हो, ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस कैसे होंगी, क्लोज एक्सेस पब्लिकेशन कैसे होगी, हम लोग उनकी फंडिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये जितना कुछ भी होगा हम एक प्रॉपर आपके लिए चैनल पे कवर अप करेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो सके। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग डन लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।